आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान से पाठ प्राकृतिक वनस्पति एवं वनाश्रित समुदाय। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पाठ में हम जो है प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां और वनाश्रित समुदाय यानी कि जो वन जंगल में पाए जाने वाली जितनी भी वनस्पति है उनके बारे में हम जो है यहाँ पर जानकारियाँ लेंगे। और साथ ही साथ उसमें जो रहने वाले जो वनाश्रित समुदाय है यानी कि वन में जो आश्रित जो लोग हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पाठ बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, मेरे साथ पढ़ते रहिएगा और वीडियो को जो है आपको अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो वन पहले यहाँ पर दिखा गया है वन। तो वनों के बारे में लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं और उनका महत्व भी अलग अलग होता है। जो वन होता है, जो जंगल होता है, उसके बारे में लोग अलग अलग प्रकार की क्या बनाते हैं, धारणाएं बनाते हैं, तरह तरह प्रकार की धारणाएं बनाते हैं। और साथ ही साथ उसका जो महत्व है वो भी अलग अलग होता है। यदि आपको पूछा जाए कि वन किसे कहते हैं तो आप उसकी परिभाषा अलग बताएंगे। यदि मेरे से पूछा जाए कि वन किसे कहते हैं तो मैं उसकी परिभाषा जो है अलग बताऊंगा। और साथ ही साथ उसका जो महत्व है वो भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है। कुछ लोग वन से डरते हैं। उनका कहना है कि वनों में बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंगली जानवर, शेर, भालू, सांप, बिच्छू इत्यादि होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो है वन से डरते हैं, जंगल से डरते हैं। वो डरते इसलिए हैं क्योंकि उनका कहना क्या होता है कि वन में जो है बड़े बड़े क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, जैसे कि शेर, भालू, सांप, बिच्छू इत्यादि। तो इन सब चीज़ों के कारण कुछ लोग क्या करते हैं, वन से डरते हैं। ऐसे भी लोग हैं होते हैं जिन्हें वनों से भय नहीं लगता और उनके बच्चे भी निडर होकर के घने वनों में घूमते और खेलते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वन से ज़रा भी डर नहीं लगता, भय यानी कि डर। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है वन से डर नहीं लगता, भय नहीं लगता और उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो वन में यानी कि घने जंगलों में जो है निडर होकर के इधर उधर घूमते और खेलते रहते हैं। कुछ लोग वनों की सुंदरता से प्रभावित होते हैं या उसे पूजनीय मानते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वनों की सुंदरता से बहुत प्रभावित होते हैं, जैसे कि मैं खुद। मेरे को जो जंगल है, जो वन है, वो बहुत प्रिय होते हैं। मैं जैसे भी इधर उधर जैसे मेरा जाना आना हो जाता है तो यदि उस रास्ते में मेरे जो सफ़र में यदि क्या आ जाते हैं, जंगल आ जाते हैं, वन आ जाते हैं तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ कुछ लोग उसको क्या मानते हैं, पूजनीय भी मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो कुछ लोग वनों को आर्थिक संसाधन मानते हैं जिससे उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे इमारती लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता आदि मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वन को क्या मानते हैं, संसाधन मानते हैं। संसाधन इसलिए मानते हैं क्योंकि वनों से जो है हमको इमारती लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता इत्यादि जो है हमको मिल जाता है। वनों का उपयोग भी अलग अलग तरीके से होता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से वन का उपयोग हम कर सकते हैं और किस तरह से लोग वनों का अलग अलग उपयोग करते हैं। कुछ लोग वनों में छोटी झोपड़ी बना करके निवास करते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं, वन में जो है छोटी यानी कि जंगल में जो है छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना करके निवास करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा और सुना होगा। जंगलों में रहकर छोटे जानवरों को शिकार करके तथा फलों को एकत्रित कर अपना पेट भरते हैं। तो ये जो बात है वो पहले ज़माने में होता था, अभी भी होता है, लेकिन अब बहुत ही कम हो गया है। आदि मानव काल में ये जो है होता था। वो लोग क्या करते थे, वहाँ वनों में क्या करते थे, आदि मानव जो लोग हैं वो रहते थे और साथ ही साथ वो जो है छोटे बड़े जानवरों को शिकार करते थे और फलों को एकत्रित करके अपना पेट भरते थे। और ये जो है सबसे पहले तो ये लोग जो है कहाँ रहते थे, गुफाओं में अपना निवास जो है वहाँ पर उनका रहन सहन होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो उनकी जो बुद्धि है वो भी बढ़ती गई और इस प्रकार से क्या होता गया, एक विस्तार होता गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग उन्हें पालतू जानवरों को जंगल में ले जा कर के चराते हैं। कुछ लोग जंगल में पर्यटकों के लिए जाते हैं और कुछ लोग पेड़ों को काट करके वहाँ खेत, खदान या उद्योग स्थापित करते हैं। हम यहाँ इस पैराग्राफ में ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि लोग जो है वनों का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग वहाँ पर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और फलों को एकत्रित करते हैं। कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को वहाँ पर चराने के लिए ले जाते हैं। कुछ लोग वहाँ पर पर्यटन यानी कि घूमने के लिए भी जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ के पेड़ों को काट करके वहाँ पर खदान या उद्योग भी स्थापित करते हैं। तो ये है वनों का अलग अलग प्रकार से उपयोग।
हमें यह भी याद रखना चाहिए कि न केवल हम मनुष्य ही जंगल का उपयोग करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, घास फूस, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि भी जंगलों में पनपते और बढ़ते हैं। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि मनुष्य के अलावा जो जंगल है उसका उपयोग जो है पेड़ पौधे, घास फूस, वहाँ के रहने वाले छोटे बड़े कीड़े मकोड़े, चिड़िया, वहाँ के जानवर इत्यादि सब जो है जंगल में पनपते हैं, और साथ ही साथ ये उनका क्या होता है, एक घर होता है। जब भी हम जंगलों के बारे में सोचें तो इन सब के हितों के बारे में भी सोचना होगा। जंगल सिर्फ हमारा भी नहीं है, बल्कि वहाँ रहने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का भी वो क्या है, घर है। तो जब भी हम जंगलों के बारे में यदि हम विचार करते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको क्या होता है, सोचना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल या वन क्या है, इनको परिभाषित करने के कई तरीके हो सकते हैं, और आपको इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो है आईएमपी क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आने वाला। आपको जो है पूछा जाता है कि जंगल या वन की परिभाषा लिखिए, या जंगल या वन क्या होते हैं संक्षिप्त में समझाइए। तो मैं आपको साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर बताते चलूँगा। तो इसको अच्छे से आपको समझना है और मेरा काम है समझाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको जो है पढ़ते हैं। दरअसल वनों की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। हम वनों को किस रूप में देखते हैं उससे उसकी परिभाषा क्या होती है, मतलब तय होती है। तो जो वन है, जो जंगल है, उसकी कोई एक प्रकार की परिभाषा नहीं होती दोस्तों। हम उसको जो है किस रूप में देखते हैं और किस रूप से उसको जो है परिभाषा देते हैं, ये उसी से तय होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वन कह सकते हैं। तो यदि हम एक प्रकार से इसकी परिभाषा देखें तो क्या हो सकती है, वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को वन कह सकते हैं। ये एक प्रकार की उसकी क्या है, परिभाषा बन सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि कितना बड़ा भूभाग। हमने तो बोल दिया विस्तृत भूभाग, लेकिन जो ये जो भूभाग है वो कितना बड़ा होगा। पेड़ों से ढके होने का क्या मतलब है, या कितना घना, कितने घना होगा तब उसको वन बोला जाएगा, या कितना बड़ा भूभाग होगा तो उसको वन बोला जाएगा, या फिर पेड़ों से ढके होने का क्या मतलब है तब उसको क्या वन बोला जाएगा। तो अनेक प्रकार के यहाँ पर सवाल उठते हैं। क्या एक रबड़ या सागौन या नीलगिरी का रोपण यानी कि प्लांटेशन भी वन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सवाल जो है उठते हैं। क्या हम वनों को उनमें रहने वाले कीड़े मकोड़ों, जानवर, पक्षी और मनुष्यों के बिना पूर्ण मान सकते हैं, ये भी एक प्रकार का सवाल है। किसी भी परिभाषा के साथ हम इस प्रकार का जो प्रश्न है वो कर सकते हैं। मेरे कहने का और यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताने का एक ही मतलब है कि जो वन है उसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं होती, और इसको जो है हम एक प्रकार से यहाँ पर बोल सकते हैं कि वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं। ये आपका उत्तर भी हो सकता है। फिर भी हम वनों के बारे में किस तरह समझ लेकर आगे बढ़ना होगा, इस तरह हम कह सकते हैं कि अधिकांश वनों में निम्नलिखित बातें देखी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात है एक विशाल क्षेत्र, कई किलोमीटर और लंबा या चौड़ा। तो एक वन यदि हम देखना चाहें तो किस प्रकार से देख सकते हैं, एक विशाल क्षेत्र होना चाहिए जो कई किलोमीटर लंबा या चौड़ा होना चाहिए। पेड़ और अन्य वनस्पति जैसे घास, झाड़ी, पौधे, लताएं आदि जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बगैर उगते या बढ़ते हैं, ये भी वनों के अंतर्गत ही आएंगे। वनों में जो है जो पेड़ पौधे होते हैं, जो घास फूस, जो झाड़ियाँ होती है, वो मनुष्य के हस्तक्षेप के यानी कि मनुष्य के बगैर ही वो जो है उगते और क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ये जो बातें हैं वो आपको पता होगी। व्यापक जैव विविधता, जहाँ विभिन्न तरह की जीव जंतु मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से रहते व प्रजनन करते हैं। तो ये भी हम एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, वन को परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र या फिर ऐसी जैव विविधता जहाँ पर जो है तरह तरह के जीव जंतु मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना वहाँ पर प्राकृतिक रूप से निवास करते हैं और प्रजनन करते हैं, इसको भी हम वन का दर्जा दे सकते हैं। भारत के जंगलों में कई जनजातियां समूह जो रहते हैं, जिन्होंने अपने आय को आपको उन जंगलों के अनुरूप ढाला है और जंगलों से कम हस्तक्षेप करके जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो भारत है वहाँ के जंगलों में कई प्रकार की जो जनजातियाँ पाई जाती है, जनजाति जो समुदाय है वो रहते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, वो जो है जंगलों पर आश्रित रहते हैं और वहाँ पर जो है कम से कम हस्तक्षेप करके अपना जो जीवन है
वो यापन करते हैं। आई होप आप जो है इतने तक समझ चुके होंगे। यदि आपको जो ये जो पार्ट है समझ आ रहा होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। वन कहाँ पाए जाते हैं? इस सवाल का उत्तर जटिल है, क्योंकि हजारों साल पहले वन लगभग पूरी पृथ्वी पर पाए जाते थे, जहाँ पर मिट्टी, सूरज की रोशनी और वर्षा होती हो, जहाँ वहाँ जो है व्याप्त थे। अब आपको कोई पूछे कि वन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका जो सवाल है, इसका जो उत्तर है वो देना थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि हजारों साल पहले आपको यहाँ पर समझना है दोस्तों, हजारों साल पहले पूरी पृथ्वी पर क्या पाया जाता था? वन यानी कि जंगल पाया जाता था, जहाँ पर मिट्टी, सूरज की रोशनी और वर्षा होती थी। उस पूरे क्षेत्र पर क्या पाया जाता था? वन पाया जाता था। अतः ध्रुवीय प्रदेशों, ऊंचे बर्फीले पर्वतों, रेतीले या चट्टानी प्रदेशों और कम वर्षा वाले रेगिस्तानों को छोड़कर पूरी धरती जो है वनों से क्या थी? ढकी हुई थी। जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, जो ऊंचे जो बर्फीले जो पर्वत हैं, या जो रेतीले या जो चट्टानी प्रदेश हैं, जो रेगिस्तान हैं, इन सब चीज़ों को जो छोड़ करके पूरी पृथ्वी पर क्या पाया जाता था? वन पाया जाता था। जब से मनुष्य खेती करने लगा और वह गांवों या शहरों में रहने लगा, तब से वनों की कटाई जो है शुरू हो गई। जब से जो मनुष्य है वो कहाँ क्या करने लगा? खेती करने लगा, और गांव या शहर जो है बसने लगे, तब से वनों की जो है कटाई शुरू हो गई। जो इलाके खेती, खदान, बगान, उद्योग आदि के लिए उपयुक्त थे, वहाँ तेजी से वनों का सफाया हुआ। क्या होता है कि पहले पूरे पृथ्वी पर वन पाए जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि जो क्षेत्र या फिर जो भूमि जो है खेती के लिए या फिर कोई खदान लगाने के लिए या फिर कोई उद्योग लगाने के लिए यदि वो अच्छी है, तो वहाँ पर तेज़ी से वनों को काट दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर जो है एक समतल भूमि बना दिया जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत तक वन उन्हीं इलाकों में बचे रहे जो खेती लायक नहीं थे, जैसे पहाड़, पथरीले, दलदली इलाके में। 20वीं सदी के तक जो वन है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इलाकों में बस बचे हुए थे, जहाँ पर क्या नहीं था, जहाँ पर जो है पहाड़ी जो इलाका था या फिर पथरीला या फिर दलदली इलाका था। सिर्फ और सिर्फ यहीं पर क्या बचे हुए थे? वन बचे हुए थे। ये इलाके रहने लायक नहीं थे या आबादी के क्षेत्रों से दूर थे। अब जो पहाड़ी, पथरीले या दलदली इलाके क्या नहीं थे? रहने लायक नहीं थे। इस कारण यहाँ पर जो है वन जो है बचे हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों का वर्गीकरण, यानी कि अब वनों को यहाँ पर बांटा गया है, तो उसको जो है समझने का प्रयास करेंगे। वर्गीकरण यहाँ पर वनों का किया गया है। वनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कितने प्रकार से हम वनों का वर्गीकरण यानी कि उनको बांट सकते हैं। वनों की सघनता के आधार पर, उसमें पाई जाने वाली वनस्पति के आधार पर, या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर। अब देखते हैं, यदि हम वनों को, जंगलों को यदि हम बांटना है, यानी कि जंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो यदि हम इसको अच्छे से इसको समझना है, तो हम उसको कई प्रकार से क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे वर्गीकृत? पहले नंबर पर हम वर्गीकृत इस प्रकार से कर सकते हैं कि वनों की सघनता के आधार पर, कौन सा वन जो है कितना सघन है, कितना घना है, इसके आधार पर ही हम उसको बांट सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति के आधार पर, कि इस वन में कौन सी प्रकार की वनस्पति, कौन से प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन से प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसके आधार पर भी हम उसका क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर, यानी कि जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पर हम भी इसका क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। आई होप आप ये जो चीज़ें हैं वो समझ रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि जो वन है उसका वर्गीकरण हम यहाँ पर दिया गया है कि ये जो पहला नंबर है वनों का सघनता के आधार पर, यानी कि वन कितना घना है इसके आधार पर कर सकते हैं। दूसरा नंबर है वहाँ पर पाए जाने वाली की वनस्पति, यानी कि कौन से वन में कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसके आधार पर ही हम वर्गीकरण कर सकते हैं। और सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। वनों की सघनता के आधार पर वनों को इन श्रेणियों में बांटा गया है। अब वन की सघनता यानी कि उसका घना कितना घना है, उसके आधार पर जो है वन को यहाँ पर कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। बहुत घने वन,
खुले झाड़ी वन या विकृत वन। तो 4 प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है। जो बहुत घने वन हैं उनको अलग रखा गया है, जो थोड़ा कम घने हैं उनको अलग रखा गया है, जो उससे भी कम घने हैं उनको अलग रखा गया है, और जो बहुत मतलब एकदम न्यूनतम घने हैं उनको अलग रखा गया है। तो चलिए बारी बारी से इनको समझने का प्रयास करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर और आता है, प्रशासनिक वर्गीकरण। और मैं आपको एक चीज़ बताना यहाँ पर भूल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये जो पैराग्राफ है वो भी बहुत ही आईएमपी है। ये जो है मोस्ट आईएमपी है। ये आपका पेपर में 100% इसको पूछा जाता है कि वनों का क्या क्या दिए वर्गीकरण कीजिए और विस्तार से समझाइए करके। तो आपको यहाँ तक जो है इसको लिखना है। चलिए मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। प्रशासनिक वर्गीकरण। वन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। हमने क्या पढ़ा यहाँ पर जो है, एक चीज़ हमने पढ़ा है कि सघनता यानी कि कितना घन है उसके आधार पर भी बांटा गया है, लेकिन प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर भी वनों को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो चलिए देखते हैं आरक्षित वन कौन सा वन होता है। शासकीय वन है, जहाँ कोई पेड़ नहीं काट सकता और न ही जानवर का चरा सकता है, न घरेलू उपयोग के लिए वनोपज ले जा सकता है। तो जो आरक्षित वन होता है वो कैसा होता है, शासकीय वन होता है। और यहाँ जो आरक्षित वन होता है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति पेड़ नहीं काट सकता और न ही अपने जानवरों को वहाँ पर चरा सकता है, और साथ ही साथ वो जो है अपने घरेलू उपयोग के लिए वनोपज भी इस आरक्षित वन से नहीं ले जा सकता। हमारे देश के 54.4% वन इसके अंतर्गत आते हैं, और आपको इसको याद भी रखना है कितने प्रतिशत वन आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। ये आपके 1 नंबर के सवाल में इसको पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 54.4% वन हमारा आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। सेकंड नंबर रक्षित वन। इस प्रकार के वनों में पशुओं को चराने, घास काटने, जलाऊ लकड़ी बीनने और लघु वनोपज इकट्ठा करने की सुविधा दी जाती है। तो जो रक्षित वन होता है दोस्तों, वहाँ पर क्या किया जाता है कि आप जो है अपने पशुओं को चरा सकते हैं, घास काट सकते हैं, या फिर जो जलाऊ लकड़ी है वो बीन सकते हैं, और साथ ही साथ जो वनोपज है वो भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। और हमारे देश में जो है 29.2% वन इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि रक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। थर्ड नंबर आता है दोस्तों अवर्गीकृत वन। इसमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की छूट दी जाती है। तो यहाँ पर आप आराम से पशुओं को चरा सकते हैं, साथ ही साथ लकड़ी वगैरह भी काट सकते हैं। और भारत में 16.4% वन अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आते हैं। एक बार आपको पुनः रिवाइज करवा दूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार और फटाफट से देख लेते हैं। प्रशासनिक वर्गीकरण यानी कि जो प्रशासन द्वारा, जो वन विभाग द्वारा इसको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो ये जो आरक्षित वन होता है वो जो है शासकीय होता है। यहाँ पर कोई पेड़ नहीं काट सकता और न ही अपने पशुओं को चरा सकते हो, न ही यहाँ पर से आप वनोपज एकत्र कर सकते हो। सेकंड नंबर आता है रक्षित वन। तो यहाँ पर पशु को आप जो है चरा सकते हो, और जो जलाऊ लकड़ी है वो बीन सकते हो लेकिन काट नहीं सकते, और साथ ही साथ कुछ जो लघु वनोपज है वो इकट्ठा कर सकते हो। और तीसरा नंबर आता है अवर्गीकृत वन। इसमें पशुओं को आप आसानी से चरा सकते हो, साथ ही साथ आपको लकड़ियाँ काटने पर भी यहाँ पर आपको छूट दिया जाता है। और आपको ये जो प्रतिशत है वो इसको भी आपको याद रखना है, या फिर आप नोट कर सकते हैं। वनों को उनमें पाए जाने वाले पेड़ों के आधार पर भी क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। मतलब वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वनों में, उसके आधार पर भी हम वनों को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। किस तरह के पेड़ कहाँ प्राकृतिक रूप से उगेंगे, वहाँ का तापमान, वर्षा और मौसम के चक्र पर निर्धारित करता है। मतलब कौन सा जो पेड़ है किस तरह से वहाँ उगेगा वो प्राकृतिक रूप से निर्भर करता है, वहाँ के तापमान पर निर्भर करता है, वर्षा की मात्रा और वहाँ के मौसम चक्र पर क्या होता है, निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए चीड़ और देवदार जैसे कोणधारी पेड़ केवल बहुत ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ बर्फ़ की बारिश होती है या बर्फ़ गिरता है और साल भर नमी रहती है। तो
यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम जो है पेड़ों के आधार पर भी इसका क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें तो जो चीड़ और जो देवदार का जो वृक्ष होता है, जैसे ये जो है कोणधारी वृक्ष होते हैं, तो ये केवल कहाँ पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ पर बर्फ़ की बारिश होती है और साल भर क्या हो, नमी हो। तो सिर्फ ऐसे ही प्रदेशों में क्या पाया जाता है, चीड़ और देवदार के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। ये साल भर हरे रहते हैं। हरे क्यों रहते हैं, क्योंकि साल भर इनको नमी मिलती रहती है। यदि साल भर नमी रहे मगर तापमान ठंडा न होकर गर्म हो जाए तो दूसरी तरह के पेड़ होंगे। लेकिन यदि इनको नमी न मिलती रहे, यदि ये क्या गर्म हो जाए, तो वहाँ पर जो है दूसरी तरह के पेड़ उगने चालू हो जाएंगे। ये फलदार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होंगे और ये जो पेड़ हैं वो कैसे हो जाएंगे, फलदार हो जाएंगे, जो साल भर क्या तो रहेंगे, हरे रहेंगे, लेकिन गर्म प्रदेश जहाँ कुछ वर्षा कुछ ही महीने होती है वहाँ सागौन जैसे पेड़ होते हैं। अब जो गर्म प्रदेश होता है वहाँ पर जो है सागौन जैसे जो पेड़ है वो पाए जाते हैं। गर्मी के महीने में इनके पत्ते झड़ जाते हैं और बारिश में फिर से जो है आ जाते हैं। तो आई होप ये जो चीज़ें हैं आप समझ रहे होंगे। अतः वनों का वर्गीकरण वहाँ की जलवायु और उगने वाले पेड़ों के आधार पर किया जाता है। तो वनों का वर्गीकरण वहाँ की जलवायु और पाए जाने वाले पेड़ों के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर भारत में वनों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दिया गया है। उष्णकटिबंध, यानी कि जो उष्णकटिबंध वन हम बोलते हैं, लेकिन क्या होता है उसको यहाँ पर देखते हैं। जहाँ अधिक गर्मी पड़े और वर्षा अधिक हो, जहाँ पर अधिक गर्मी भी पड़ती है और वर्षा भी अधिक होती है, तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो वन हैं उनको क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। सदाबहार वन किसको कहा जाता है, जहाँ साल भर वो जो है हरे रहते हैं। तो जहाँ के जो वन है साल भर हरे रहते हैं उसको सदाबहार वन बोला जाता है। और जहाँ पर अधिक गर्मी भी पड़ती है और अधिक बारिश भी होता है उस वन को उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वन के बारे में। इस प्रकार के वन ऐसे प्रदेशों में होते हैं जहाँ साल भर गर्मी रहती है और अधिकांश महीनों में वर्षा भी होती है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं वो कहाँ होते हैं, ऐसे प्रदेशों में होते हैं जहाँ पर साल भर गर्मी भी पड़े और अधिक जो वहाँ पर क्या हो, अधिकांश महीनों में वर्षा भी हो। वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पेड़ों के पोषण और वृद्धि के लिए साल भर गर्मी और नमी मिलती रहती है। अब इन जो पेड़ हैं उनको बढ़ने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए यहाँ पर आपको साल भर गर्मी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ नमी भी मिल जाएगी बारिश के माध्यम से। यहाँ के वन बहुत घने होते हैं और उनमें अनेक तरह के पेड़ पौधे, लताएं, पेड़ों पर उगने वाले पौधे आदि होते हैं। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि जहाँ पर अधिक बारिश भी हो और जहाँ पर अधिक गर्मी भी पड़े, तो वहाँ पर जो है तरह तरह के पेड़ पौधे और लताएं पाए जाते हैं और ये साल भर क्या होते हैं, हरे होते हैं और ये घने भी होते हैं। ये साल भर हरे होते हैं क्योंकि पत्ते झड़ते ही नहीं, उनमें नए पत्ते आते हैं। मतलब झड़ते ही, जैसे ही उनका जो पत्ता है वो झड़ जाता है, उसके तुरंत बाद उसमें नए पत्ते आ जाते हैं, इसलिए जो है साल भर हरे होते हैं। चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर केरल के सदाबहार वन और बस्तर के साल वन, आर्द्र पतझड़ वन। तो ये जो वन है देख सकते हैं किस प्रकार से ये केरल का है और ये अपने बस्तर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवर भी बहुत मिलते हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वहाँ पर जानवर भी बहुत अधिक मिलते हैं। और भारत में जो ऐसे वन हैं पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तक सीमित हैं। तो जो इस प्रकार के वन यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, असम के जो ऊपरी भाग हैं वहाँ पर इस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पति बांस, बेत, जामुन, गुर्जन, सेमल, कदम, हल्दू, शीशम, आम है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कुछ बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है, तो आपको इसको नोट कर सकते हैं। सेकंड आता है मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी वन भारत के विशिष्ट वन है। हमारे देश के लगभग
70% वन इसी प्रकार के हैं। मतलब हमारे देश में लगभग जो 70% जो वन हैं वो किस प्रकार के हैं, मानसूनी पतझड़ वन हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ गर्मी भी पड़ती है और साल के कुछ महीने वर्षा ही होती है। तो जो मानसूनी जो पतझड़ वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर क्या हो, गर्मी भी पड़े और कुछ महीने बारिश भी हो। वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि बहुत कम भी नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा भी नहीं होती, एक मध्यम बारिश होती है। तो वहाँ पर जो है मानसूनी पतझड़ वन पाया जाता है दोस्तों। इन पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है और ये पेड़ गर्मी के सूखे दिनों में नमी बचाने के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं ताकि पत्तियों से होने वाले वाष्पीकरण को रोका जा सके। तो ये जो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है। और जैसे ही गर्मी का दिन आता है तो ये जो पेड़ है वो गर्मी के दिनों में अपनी जो पत्तियाँ हैं उसको गिरा देती है। क्यों गिरा देती है, ताकि जो पत्तियों से जो वाष्पीकरण होता है वो रोका जा सके। बाद में इनमें फिर से पत्तियाँ निकल आती है और जैसे ही बारिश होती है फिर से इनमें पत्तियाँ निकल आती है। सूखे महीनों में पत्तियाँ झड़ने के कारण इनको पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। इसी जो मानसूनी जो पतझड़ वन है उसको क्या बोला जाता है, पतझड़ वाले वन भी कहा जाता है। पतझड़ यानी कि उसका जो पत्ता है वो झड़ जाता है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, पतझड़ वन। जैसे गर्मी का दिन आता है, आप देखे होंगे कि आपके आसपास जितने भी आपके गांव या शहर में जितने भी पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी जो पत्तियां हैं उसको गिरा देते हैं और जैसे ही बारिश होती है फिर से उनमें पत्तियां आ जाती है। तो इस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं उसको पतझड़ वन कहते हैं। हमारे राज्य में अधिकांश वन इसी श्रेणी में आते हैं। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें जो अधिकांश जो वन है वो इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि पतझड़ वन वाले श्रेणी में ही आते हैं। और आपको इसको याद रखना है, मानसूनी वनों को वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, अधिक वर्षा वाले आर्द्र मानसूनी वन और कम वर्षा वाले शुष्क मानसूनी वन के आधार पर इसको बांट सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं आर्द्र मानसूनी वन और शुष्क मानसूनी वन, और उसके बाद ये जो हमारा ये पार्ट वन वो जो है यहाँ पर हम इसको समाप्त कर देंगे और जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिर से हम आपके लिए जल्द से जल्द लाएंगे। तो पहला आता है आर्द्र मानसूनी वन। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि जो आर्द्र मानसूनी जो वन है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और इनके जो पेड़ हैं वो बहुत क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। कुछ बड़े और सदाबहार पेड़ होते हैं, मतलब कुछ ये जो आर्द्र मानसूनी वन होता है उसके जो पेड़ हैं बड़े भी होते हैं, साथ ही साथ सदाबहार होते हैं। इनके नीचे झाड़ियाँ व लताएँ भी होती है। और ये वन मुख्यतः छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में पाए जाते हैं। आर्द्र मानसूनी वन। यहाँ के प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, शीशम, आंवला, नीम, आम व चंदन है। इनके अलावा खैर, कोसम, अर्जुन आदि वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आर्द्र मानसूनी वन सदाबहार वनों की तुलना में अधिक सघन नहीं होते और पेड़ों की ऊंचाई भी अपेक्षाकृत कम होती है। यानी कि जो आर्द्र मानसूनी वन होते हैं वो सदाबहार वन से क्या होते हैं, कम घने होते हैं और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ों की ऊंचाई भी कम होती है। सेकंड आता है शुष्क मानसूनी वन। शुष्क यानी कि सूखे मानसूनी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा कम अर्थात 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। 70 टू मतलब 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहाँ पर शुष्क मानसूनी वन पाए जाते हैं। इनमें अधिकांश पेड़ों के पत्ते नमी में झड़ जाते हैं, मतलब गर्मी में जो है इनके जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो गर्मी में झड़ जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं और इनमें पेड़ों के नीचे झाड़ियाँ भी नहीं होती। तो ये जो शुष्क मानसूनी वाले जो वन होते हैं वहाँ की जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही कम घने होते हैं और इनके नीचे जो झाड़ियाँ हैं वो भी नहीं रहती, जिस कारण यहाँ ज़मीन पर घास उगाती है। और ये वन पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन, शुष्क मानसूनी वन। और यहाँ के प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, तेंदू, पलाश, खैर, महुआ और शीशम है।
और इन क्षेत्रों में के बहुत बड़े भाग में जंगलों को कृषि कार्य हेतु साफ कर दिया गया है। मतलब खेती करने के लिए इस प्रकार के वनों को यहाँ पर, इन जो जितने भी यहाँ पर क्षेत्र बताए गए हैं, तो पूरी तरीके से यहाँ पर कटाई कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर गर्मी के महीने में सागौन वन की स्थिति। तो यहाँ पर समझाने का प्रयास ये किया गया है कि यहाँ पर पूरा ये जो सागौन जो वृक्ष है उसका जो पत्ता है गर्मी के कारण क्या हो गया है, झड़ गया है। लेकिन जैसे ही इसमें क्या होगा, बारिश होगा, फिर से इसमें नए पत्ते आ जाएंगे और इनकी जो हरियाली है वह पुनः से वापस आ जाएगी। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 1 है इसका, और पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियोस को लेकर के, और आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन से पार्ट का वीडियो चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, कोई भी क्लास का, तो मैं उसको ज़रूर आपके लिए बना करके लाऊंगा। तो चलिए ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।